तो निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं भारत की। आज अपना 5वां बजट उन्होंने पेश किया। बजट 2019 की अगर बात करें तो उन्होंने 27.86 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। 2020 में 34.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया उन्होंने। 2021 में 37.7 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ और बजट 2022 39.44 लाख करोड़ का बजट रहा। और आज 2023 का जो बजट आया 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट है। और अब इसके बाद सवालों का सिलसिला ये शुरू हो रहा है कि ये जो 45 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है किस तरीके से भारत की तरक्की में योगदान देने वाला है और अलग अलग जो सेक्टर्स हैं किस तरीके से उन सेक्टर्स को फायदा मिलेगा और कैसे देश की और देश के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर बढ़ेगी, ये हम समझेंगे। तो देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और निर्मला सीतारमण जो कि 5 बजट लगातार पेश करने वाली पहली भारत की महिला वित्त मंत्री हैं। और देखिए सफर 27.86 लाख करोड़ से शुरू हुआ था और अब ये 45 लाख करोड़ का पहुंच गया है आंकड़ा। और जिस तरीके से विकास की आंकड़े की हम बात करें उस पर हम चर्चा करेंगे। I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction. तो कि बजट भाषण तो पूरे लगभग 1.5 घंटे का रहा। तमाम बिंदु है इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मनोज अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं, रमन अग्रवाल जी अर्थशास्त्री हैं, प्रदीप मिश्रा जी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं, सपा प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोज जी आपसे ही कर रहे हैं जी। ये जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान जो लोगों का आकर्षित होता है कि रिबेट कितना मिलेगा, जो 7 लाख किया गया है, इससे आम लोगों को कितना फायदा मिलेगा और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है जब रिबेट बढ़ाया जाता है? देखिए, ये आम आदमी को प्रोत्साहन करने वाला बजट रहा है रिबेट के एंगल से। अभी तक जो हमें छूट मिल रही थी वो पहले 2.5 से 5 लाख रुपए तक की थी। अभी इसको 7 लाख रुपए बढ़ा दिया है तो इससे परचेज पावर हमारी बढ़ेगी आम आदमी की। और जब परचेज पावर बढ़ेगी तो मार्केट में फंड का फ्लो आएगा और इससे इकोनॉमी हमारी ग्रो होगी। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना जी। रमन अग्रवाल जी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी और ये वक्त की ज़रूरत भी है क्या? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के बाद सरकार की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा, देश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा, लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा और उसका सीधा असर परचेजिंग पावर पे पड़ता है कि लोगों ने कहा कि चलो किसी चीज़ के बिना काम अगर चल रहा है तो चला लेते हैं और उसका असर इंडस्ट्रीज पर पड़ जाता है।
देखिए वो तो है, लेकिन आप सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि ये सरकार की एक नीति शुरू से रही है कि कुछ भी फ्री ना देकर एम्पावर किया जाए। जैसे अभी जो सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लिया गया, अगर 10 लाख करोड़ रुपया सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो आप मान के चलिए कि उससे सब तरफ फायदा हो, रोजगार बहुत बढ़ेगा। हर बहुत से सेक्टर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, सीमेंट है, कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, उन सब में फ़र्क पड़ेगा, रोज़गार बहुत से बढ़ेंगे और उसकी वजह से एक साइक्लिकल ट्रेंड शुरू हो जाता है जो और सेक्टर्स पर इम्पैक्ट आता है। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है बेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दूसरी बात, एमएसएमई फोकस, एमएसएमई को 2 लाख करोड़ तक के एडिशनल लोन की प्रावधान की गई कोलैटरल फ्री। तो ये अपने आप में, जैसे कोरोना काल में जैसे इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम लाई थी 3 लाख करोड़ के लिए, अभी 2 लाख करोड़ का एडिशनल प्रावधान है। स्कीम की डिटेल अभी आएंगी। बिल्कुल, तो इससे भी फायदा होगा। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी, रोटी और कपड़े की तो बात हो गई, लेकिन मकान की बात करना जरूरी है। और रियल एस्टेट को भी बड़ा झटका लगा था जो 2-3 साल का दौर रहा। इस बजट में जब अमृतकाल का पहला बजट कहा जा रहा है, हम ये आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, 25 साल का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक का, उस हिसाब से रियल एस्टेट के लिहाज से कैसा ही बजट आप देखते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि रियल एस्टेट के अंदाज से प्रोजेक्ट या अपना बजट अच्छा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस है। अगर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो रियल एस्टेट अपने आप चलता है, लेकिन डायरेक्ट कोई बेनिफिट जो मिल सकता था वो यहाँ नहीं मिला है। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ प्राइस कैप है, 45 लाख से ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर नहीं आता। और टीयर 1 सिटी के अंदर 60 स्क्वायर मीटर और टीयर 2 सिटीज़ के अंदर 90 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी अगर है, इसके ऊपर की है, तो वो अफोर्डेबल कैटेगरी में नहीं आती। और अफोर्डेबल में आने के बाद जीएसटी का बेनिफिट होता है, तो ये एक आम होम बायर को नहीं मिला यहाँ पर। दूसरा, एफडीआई नॉर्म्स रियल एस्टेट के अंदर ईज किए जा सकते थे, क्योंकि चाइना के बाद अब वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया गया। रेंटल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए हर बार बात की जाती है, लेकिन रेंटल हाउसिंग तब प्रमोट होती है जब सेकंड हाउसिंग पे बिल्कुल, मतलब इस पर आ सकते थे, इस पर भी बातचीत करेंगे कि ये चीजें अगर छूटी रह गई हैं तो फिर आगे क्या हो सकता है। हमारे साथ चर्चा में राजेश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपसे सवाल मेरा ये है कि जब हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश कह रहा है कि 1 ट्रिलियन तो हम देंगे और हम बैकबोन बनेंगे अर्थव्यवस्था की भारत की, तो ये जो बजट है अमृतकाल का, ये कितना सपोर्ट करेगा यूपी को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने में और पूरे भारत को उस दिशा में आगे बढ़ाने में? मैं तो समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष की बात करनी चाहिए जी। उत्तर प्रदेश तो भारतवर्ष का एक पार्ट है। स्वाभाविक रूप से ये जन कल्याणकारी बजट जो अमृतकाल का बजट है, इसके अंदर निश्चित रूप से जो है वो सीधे सीधे हर व्यक्ति के लिए टच करने का प्रयास किया गया है जी। जब हमारे यहाँ जो है वो रिबेट्स दिए हैं आम आदमी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने मकान योजना के अंदर 66% का हाइक दिया है। या एमएसएमई के अंदर या किसान के लिए जो योजनाएं हैं, इन सब से इकोनॉमी का फ्लो होगा। तो ये इकोनॉमी का फ्लो खाली उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए होगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये बजट, अमृतकाल का बजट, वो चाहे सामान्य नागरिक के लिए हो जी, चाहे सामान्य जो है वो सीनियर सिटीजन्स का लिए हो, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो जन कल्याणकारी बजट है और इसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।